नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन पे। आज यहाँ पे हम लोग यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम की तैयारी के लिए हैं और मैं आपके लिए घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट ला चुका हूँ। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल अपडेटेड है, ध्यान रखिएगा। इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो 2023 के ही हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और वीडियो जिसे हम लोग ग्राम विकास अधिकारी कर रहे हैं, जिसका इंतजार हम सभी को बहुत ही तत्परता से था, तो वो आ चुका है। उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो सेट ला चुका हूं, जिसमें टो सीरीज है। इसमें पूरे 10 प्रश्न पत्र हैं और इन्हीं प्रश्न पत्रों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आज मैं यहाँ पे आपको हिंदी के जो क्वेश्चन है आपके वो सॉल्व कराने वाला हूँ इस वीडियो में, ध्यान रखिएगा। तो टोटल आपको 10 वीडियो हिंदी की मिलेंगी, वीडियो के लिए 10 वीडियो हिंदी की मिलेंगी, जिसमें आपको कंप्लीट सोल्यूशन पूरा हिंदी का आपको दिया जाएगा विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम आदेश अधिकार नियुक्ति की सूचना के प्रसंग में होता है? तो आप लोग सभी लोग अपने पेन कॉपी निकाल लीजिए और उस पर साथ में ऑप्शन लगाते रहिएगा, जिससे आपका प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व हो जाएगा और वीडियो भी आप देख लेंगे। तो ऑप्शन है कार्यालय आदेश, अधिसूचना, ज्ञापन या परिपत्र। तो फ्रेंड, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जहां पे भी आपका गजट वर्ड आपको दिख जाए तो ये कीवर्ड होता है और गजट वर्ड हमेशा अधिसूचना में जारी किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो 1 का ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको बताया, पेन कॉपी निकाल के बैठिए और अपने अपने ऑप्शन लिखते रहिए। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? ऑप्शन है आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आदिकाल। और पूछे किसने लिखा है तो जरूर बताइएगा, चंद्रबर दाई ने इसको लिखा है। तो पहले दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको साथ में ऑप्शन बताते चल रहा हूं और डिटेल भी बताते हुए चल रहा हूं। अगला है, गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द क्या सदा बहुवचन है, एक वचन है या बहुवचन है या सदा एक वचन है? तो गौ शब्द जो है फ्रेंड ये इस समय आपका एक वचन है। अगर पूछे इसका बहुवचन क्या होता है तो इसका बहुवचन होता है गौएं, ध्यान रखिएगा। तो तीसरे का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? वर्णमाला का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और फ्रेंड्स, वर्णमाला आप जरूर पढ़ के जाइएगा। जहां भी आप पढ़ रहे हो वर्णमाला अपने टीचर से कहिए जरूर पढ़ाए और ढंग से पढ़ के जाइए, क्योंकि वीडियो का पेपर है, कोई छोटा मोटा पेपर नहीं जिसमें आप सिर्फ 33, 11, 4 ये सब देख के चले जाएंगे। तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन है फ्रेंड वो कितने हैं? वो है आपके 33। ध्यान रखिएगा, पहले तो हम लोग का से लेकर माँ तक ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग यारा लावा और साथ में शा और हा। तो इन सबको जब मिलाते हैं तो टोटल आपके व्यंजन की संख्या होती है 33। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अशुद्ध है? यानी वर्तनी से पूछा हम लोगों का, दैहिक, नौकरी, प्रौढ़ या पौरुष। तो इसमें फ्रेंड्स आपका जो नौकरी है ये गलत है, इसमें औ की मात्रा होनी चाहिए, यानी डबल मात्रा होनी चाहिए, तब आपका बिल्कुल सही शब्द बनेगा नौकरी। यानी 5 का भी ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। बाकी दैहिक, प्रौढ़, पौरुष तीनों आपके सही लिखे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी वर्तनी ठीक है? आपकी हमसे 2 वर्तनी पहले गलत पूछा था, अब की पूछा है ठीक है। रचयिता, रचिता, रचयिता या रचयिता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा रचयिता। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, गायक का संधि विच्छेद क्या है? गाय धन यक, गाय धन इक, गाय धन अक या गाय धन आयक। पहली बात तो इसमें पहचानने के लिए आ सकता है कि कौन सी संधि है, तो ध्यान रखिएगा अयादि संधि है। कौन सी संधि फ्रेंड? इसमें अयादि संधि है, जिसमें क्या होता है गय और एक मिलकर क्या बनता है? गायक बनता है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वैसे ही ऑप्शन नंबर 8 है आपका कि नाविक में कौन संधि विच्छेद है? नौधन विक, नाधन विक, नौधन इक या नाधन आविक। तो इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा नौधन इक, यानी ऑप्शन नंबर सी। और अयादि संधि बेटा आपका स्वर संधि का ही एक भाग होता है। स्वर संधि में आपका दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि
ठीक है, और यड़ संधि, ध्यान रखिएगा ये 5 आती हैं आपकी किसमें, ये पांचों आती हैं आपके स्वर संधि के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, आमरण में कौन सा समास है। देखिए समास से प्रश्न है आपका, आमरण में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है, या फिर आपका द्वंद्व समास है, या द्विगु समास है। तो आ प्लस मरण, आ मरण बन के मिलता है। और जब भी आपका पहला शब्द उपसर्ग होता है तो ऐसे वाले आपके समास कौन से होते हैं, ध्यान रखिएगा। जब भी आपको उपसर्ग दिख जाए, और कौन कौन से उपसर्ग दिख जाए, मैं थोड़ा सा जगह कम हो आपको बता देता हूं। आ दिख जाए आपको, प्रति दिख जाए आपको, भर दिख जाए, तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे आजन्म यानी जन्म से, प्रतिदिन यानी हर एक दिन, और भरपेट यानी पेट भर के। इस तरीके के क्वेश्चनों में अव्ययीभाव समास आपका रहता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय समास क्या कहता है कि एक विशेष होगा और दूसरा उसकी विशेषता बताने वाला विशेषण होगा। यही तो कहता है ना, बहुब्री और कर्मधारय में यही अंतर है, बहुब्री पर्यायवाची होता है जबकि कर्मधारय पर्यायवाची नहीं होता। कर्मधारय में एक संज्ञा शब्द और दूसरा उसका एडजेक्टिव यानी आपका विशेषण होता है। तो नील गाय, नीली गाय, कृताकृत, ये ध्यान रखिएगा इसमें है भैया, ठीक है। कर्ता कहते नहीं, करते वाला। विद्याभ्यास या प्रिय सखा, सखा जो प्रिय होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्या अभ्यास, जो कि आपका कर्मधारय समास नहीं है। इसमें तत्पुरुष समास है, ध्यान रखिएगा, विद्या का अभ्यास, ठीक है, इसमें तत्पुरुष समास है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ। अगर आपको क्वेश्चन का तरीका अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को हमारे लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों तक भेज भी सकते हैं। अब बता रहा है कि उपसर्ग क्या होता है। देखिए जब शब्द बनाए जाते हैं तो जो दो चीजें होती हैं, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। ठीक, ये दोनों वो शब्दांश होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये दोनों वो शब्दांश होते हैं जो वाक्य के ये आगे लगता है और ये पीछे लगता है। उप मतलब ऊपर की तरफ यानी आगे की तरफ, और प्रत्यय लगता है आपके पीछे की तरफ। ठीक है, तो हमसे उपसर्ग क्या पूछा, किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, नहीं भैया। किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, नहीं। ऑप्शन इसके ऊपर होंगे, तो थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर ले चलते हैं और इसके ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या किसी शब्द के आगे जुड़ता है। जी हाँ, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है जबकि प्रत्यय पीछे जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार में कौन सा उपसर्ग है। तो अलम धन कार, क्या होता है, अलम धन कार, क्या बनता है आपका अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 12 के लिए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रत्यय होता है शब्दांश, वाक्यांश, पदांश या पद्यांश। तो प्रत्यय जो होता है वो शब्द का एक अंश होता है। जैसे हमने कहा पंडिताइन, क्या कहा हमने, पंडिताइन। तो इसमें जो आपको आइन सुनाई पड़ रहा है, ये आइन आपका क्या है, ये आइन फ्रेंड्स आपका प्रत्यय है। क्या है, प्रत्यय। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे प्रत्यय आपके हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें, यानी इनमें से कौन एक तत्सम है, अंश, अंश, अस या अस। तो इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड आपका अंश है। अंश मतलब होता है भाग या टुकड़ा, क्या होता है, भाग या टुकड़ा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपका इसी तरीके से डिजाइन किया गया है जैसे कि आपका 2018 का पेपर आया हुआ था। अगला है, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आ गए हैं, ध्यान रखिएगा, देखो लिखा है ना, हिंदी में आ गए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम, देशज, विदेशी या तत्भव। तो जो संस्कृत से, ध्यान रखिएगा, जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, हिंदी में आए हैं, उन शब्दों को हम लोग तत्भव कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्भव शब्द कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। आप लोग पेन कॉपी पे अपने अपने ऑप्शन लिखते रहिएगा और बाद में स्कोर चेक करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा, जिससे पता चल जाएगा कि आप कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कितना आप अपने सिलेक्शन के लिए मतलब मेहनत कर रहे हैं, आप नौकरी पाना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से गेहूं
शब्द का तत्सम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार PSSC ने इसे पूछा है। गेहूं का तत्सम क्या है? गृध, गोधुम, गो या ग्रंथि। तो गेहूं का जो तत्सम है वो होता है गोधुम। तत्सम मतलब होता है संस्कृत शब्द, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और गेहूं को संस्कृत में क्या कहते हैं? गोधूम कहते हैं, ठीक है, एकदम क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव मतलब हिंदी है। कैसा है बच्चा? हिंदी है। जल, नग्न, तीन या भ्रमर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा तीन। तीन जो शब्द है ये आपका तद्भव है। इसका होता क्या है? इसका होता है तीर्ण। क्या होता है? ध्यान रखिएगा, त्रिणी होता है। तीन को हम लोग क्या कहते हैं संस्कृत में? तत्सम में त्रिणी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संज्ञा शब्द है, यानी नाउन छांटने को हमसे बोला है? आप, आकाश, चलना या लंबा। तो इनमें से नाम कौन सा है? नाम है आपका आकाश, ठीक है। तो नाउन क्या हो जाएगा आपका? संज्ञा क्या हो जाएगा? आकाश। देखिए, आप जो है सर्वनाम है। चलना आपका क्या है? चलना आपकी क्रिया है। चलना क्या है? क्रिया है। ये आपका प्रोनाउन है, यानी जिसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। और लंबा आपका विशेषण है, जैसे वह व्यक्ति लंबा है, ठीक है। तो व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, तो आपका लंबा क्या हो गया? विशेषण हो गया। नेक्स्ट है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। ध्यान रखिएगा, भाववाचक संज्ञा क्या है? थकावट, बुराई, आलस्य या बुढ़ापा, ठीक है। तो क्रिया से बनने वाली थकान, ठीक है, और थकान जब आ जाती है प्लस आवट, है ना, और दोनों को मिलते हैं तो क्या बनता है फ्रेंड? बनता है हमारा थकावट, ठीक है। थकान और थकान जब आती है तो आवट बोलते हैं, तो थकावट आपका 19 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, उसने, अंडरलाइन है, पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताओ। उसने, यानी हमें इसका क्लियर नहीं है, निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या संबंध, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक हो जाएगा कि उसने पत्र लिखा है, यानी ही की चर्चा की जा रही है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। निजवाचक कब होता? जब आप लगा होता। क्या लगा होता? आप, कि आप स्वयं से ही पत्र लिख लीजिए, यानी आप अपने आप पत्र लिख लीजिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगली स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो अब हम लोग काम करते हैं, साथ साथ में हल करते हुए चलते हैं, लेकिन देख लेते हैं जैसा होता है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? यानी संज्ञा जो है वो लिमिटेड हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेष, विशेषण, विशेषण एवं विशेष या विशिष्ट। तो संज्ञा को मर्यादित करने का काम कौन करता है? विशेषण करता है, यानी वे शब्द जो संज्ञा की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, यानी लंबा लड़का, काली गाय, ठीक, सुंदर तितली, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो संज्ञा को मर्यादित कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में डिफॉल्ट करते हैं, लैंग्वेज में आपको दिक्कत करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सीधे सीधे आप रट लीजिए, बात मानिए कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है सीधे विशेषण कहते हैं। ज्यादा दिमाग पच्ची मत करिए, बस याद कर लीजिए, नौकरी लीजिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है? पद होता है, रूप होता है, धातु होता है या शब्द होता है? तो क्रिया का जो मूल रूप होता है फ्रेंड, वो होता है आपका धातु। आपने सुना होगा कि धातुओं में प्रत्यय लगाने से ही आपकी क्रिया बनता है, जैसे चल, है ना, और जब इसमें लगा देते हो ना तो बन जाता है आपका चलना, ठीक है। नेक्स्ट है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? क्रिया, वचन, अवयव या वाच्य। तो क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़िए, आपको आंसर मिल जाएगा कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्द अवयव कहलाते हैं। अवयव मतलब जिन पे लिंग, वचन, कारक किसी का भी मतलब वो भेद जो है वो नहीं पड़ता है, परिवर्तन होता ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अवयव है? संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक। तो राम पढ़ता है, राम कैसे पढ़ता है? धीरे धीरे पढ़ता है। धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे फ्रेंड्स आपका क्रिया विशेषण अवयव है, जिसे हम लोग इंग्लिश में
एडवर्ब कहते हैं। जब आपको ऐसे शब्द मिल जाते हैं तो आपको जल्दी समझ में आता है, नहीं धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे पढ़ना, धीरे धीरे लिखना, ये सब क्रिया विशेषण अवयव के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है? पहली बात तो अरण्य मीन्स होता क्या है? वन या जंगल होता है। ठीक है, तो दो तो मैंने बता दिया है, ऑप्शन ढूंढते हैं, कांतर, आभारी, कुलीन या सस्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा कांतर। कांतर, विभू, वन, जंगल, अरण्य, ये सब आपके जंगल के पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 26, 27, 28। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तरंगिणी, सरोज, तड़ांग या मृगांक। ध्यान रखिएगा कि जब भी जल के पर्यायवाची में आप जा जोड़ देते हो, ध्यान रखिएगा जल के जितने भी पर्यायवाची हो, जब आप जा जोड़ देते हो तो वो सभी कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। तो जा किसमें दिख रहा है लास्ट में? आपका सरोज। जैसे पंकज, अंबुज, जलज, सरोज, ये सब क्या हो जाएंगे? कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। ट्रिक ध्यान रखिएगा, जब भी जल के पर्यायवाची में क्या जोड़ दिया जाए? जा जोड़ा जाए। नेक्स्ट है अध। अध का विलोम क्या होता है? पूर्ण होता है, समाप्त होता है, रति होता है या खत्म होता है? तो अध का जो विलोम फ्रेंड्स है वो होता है आपका पूर्ण। अध वाला है आपका अधूरा। आपने अध नहीं सुना होगा, आपने होगा अधूरा। तो अधूरा का क्या हो जाएगा? पूरा। वैसे ही अध का क्या हो जाएगा? पूर्ण, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागृत का विलोम क्या है? अब बहुत से फ्रेंड्स इसका आंसर गलत करेंगे। जागृत का विलोम क्या है? निद्रा, सुस्त, सुप्त या सुषुप्ति। तो ध्यान रखिएगा, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ज्वालामुखी का, पढ़ा है ना ज्वालामुखी का। उसमें हम लोग क्या कहते हैं? जागृत ज्वालामुखी और सुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, तो जागृत का जो विलोम हो जाएगा वो सुप्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको तभी ये एक तरीका भी बता दिया कि आप कैसे इस चीज को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने डैश में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है? उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। अब इनमें देखिए कोई ग्रामर नहीं चलता, कोई रूल नहीं चलता, इसमें चलता है आपका भाव कि आप कितना भावहीन हैं, यानी आपके अंदर कितने भाव हैं। मैंने अंतःकरण में सोचा, मैंने मन में सोचा, मैंने चित्त में सोचा, या मैंने आत्मा में सोचा। तो आप लोग समझ हो गए होंगे कि मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। अगला क्वेश्चन है, संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है? अधिकार, कर्तव्य, शरीर या आचरण। तो आचरण यानी जो व्यवहार होता है, जिसे हम लोग व्यवहार कहते हैं, अपनी भाषा में बिहेवियर कहते हैं। संगीत द्वारा मनुष्य का वो आचरण आपका बदल जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं चेंज हो जाता है। आगे है, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या है? यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम लोग कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द से आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जिसकी आशा ना की गई हो। आशातीत कहते हैं, अप्रत्याशित कहते हैं, आशान्वित कहते हैं या प्रत्याशा कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी आशा नहीं की गई हो उनके लिए हम लोग अप्रत्याशित शब्द यूज करते हैं, यानी जो अचानक से ही आ पड़े, जैसे मेहमान आपके अप्रत्याशित होते हैं, इसीलिए उनको अतिथि बोला जाता है। किसी प्रकार की वो तिथि बता के नहीं आते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगर कोई पूछ दे कि आशातीत क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा आशा से बहुत अधिक, यानी जब आपकी आशा से बहुत ज्यादा निकल जाए तो हम लोग आशातीत कहते हैं। आशान्वित क्या होता है? जो आशा से बंधा होता है, यानी जिसे कह गया हो यही रुकना, हम अभी आ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग आशान्वित कहते हैं। और आश्वस्त क्या होता है? तो आश्वस्त पता होगा, जिसमें विश्वास दिलाया गया। प्रत्याशा क्या है? कि की गई आशा को ही प्रत्याशा, यानी प्रति प्लस आशा, प्रति मतलब किसी की तरफ, आशा मतलब आशा रखना, यानी किसी की तरफ आशा रखना। मैंने चारों ऑप्शन आपको क्लियर कर दिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके हाथ में चक्र है। बहुत अच्छी बात है। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? चंद्रशेखर है, चक्रपाणी है, चक्रधर है या चंद्रचूड़ है। तो भैया जिसके हाथ में चक्र है उसे हम लोग चक्रपाणी कहते हैं, क्योंकि पाणी मतलब होता है हाथ और चक्र मतलब होता है चक्र, यानी हाथ में चक्र अर्थात चक्रपाणी। और जिसके चंद्रशेखर है उसे हम लोग शिव कहते हैं, अघोरी कहते हैं, भोले कहते हैं, तांडव कहते हैं। जो चंद्रचूड़ है, जिसके चूड़े में चंद्रमा लगा है, यानी सिर के ऊपर लगा है, उसे भी हम लोग शिव कहते हैं, भोले कहते हैं, अघोरी कहते हैं। जो आप कहना चाहिए वो उसे हम कहते हैं। अगर पूछा जाए चक्रधर किसका है, तो चक्रधर विष्णु जी का है, यानी जिसके धर में क्या हो? चक्र हो, उसे हम लोग
चक्रधर कहते हैं, चक्र को धारण करने वाला। लेकिन यहाँ पूछा है जिसके हाथ में चक्र है तो वो चक्रपाणी है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अकल पर पत्थर पड़ना। अच्छा, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना या बेफिक्र होना। तो बहुत लोगों ने सुना होगा, घर में खूब ताना मिलता है कि इस लड़के की अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, अर्थात इसकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो गई है। अगला क्वेश्चन है गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा, छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना और छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो इसका क्या होगा? पास में रखी हुई वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, यानी गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा। अगला है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। बहुत अच्छी बात है, नहीं फोड़ेगा भैया। इसका अर्थ क्या है? अच्छा, हमसे अर्थ पूछा है। एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है, एक चने से भूख नहीं मिटती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक व्यक्ति कभी शक्तिशाली हो नहीं सकता। इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं कि एकता में ही शक्ति है। और आप लोगों ने वो एक बूढ़े आदमी और उसके 5 लड़कों वाली कहानी सुन रखी होगी, मैं ऐसे मान के चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 36 है जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। में जब पानी बरसता है वाक्य का कौन सा भाग है? यानी जब पानी बरसता है तो मेढक आपके बोलते हैं। क्या संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण है या क्रिया उपवाक्य है? तो क्या करें, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। मेढक का बोलने का संबंध किससे है? पानी के बरसने से, यानी क्रिया के साथ जो कुछ भी लगता है उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 36 का एकदम सही जवाब सी फॉर कैट हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मिश्र वाक्य मतलब सीधी सी बात है, एक वाक्य प्रधान, दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होता है, ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, जो विद्यार्थी परिश्रम करते हैं वह अवश्य सफल होगा, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो जो विद्यार्थी आपके परिश्रम करते हैं वह अवश्य सफल होते हैं। जो वर्ड जो है ये आश्रित कर रहा है वह सफल होने पर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न बहुत ही धमाकेदार समझ में आ रहे होंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर चुके होंगे और लोगों के साथ आपने शेयर कर दिया होगा। अगले बढ़े, क्वेश्चन नंबर 38 है मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध शब्द क्या है? पढ़ के ही आपको पता चल गया होगा। मैंने विद्यालय जाना या है तो मैंने जो है वो नहीं होना चाहिए था, यही गलत है। होना चाहिए था मुझे विद्यालय जाना है, सही शब्द ये रहेगा। आगे है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 2 या 5? तो वाच्य बेटा आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आता है आपका कृतवाच्य, फिर आता है आपका कर्मवाच्य और तीसरा होता है आपका भाववाच्य। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ज्यादा ही ऑप्शन सी है। तुक्का लगाने का अगर तरीका देखा जाए तो डॉक्टर दिव्य कीर्ति जी कहते हैं किसी भी सेट में आया हुआ सबसे ज्यादा आंसर आप तुक्के में प्रेफर कर सकते हैं अगर लगाने की बात की ही जाए। ठीक है, तो ये भी एक तरीका समझ लीजिए आप इस प्रैक्टिस सेट में। निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग क्या है? ये तो आप लोगों ने कहानी रट रखी होगी। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है। अरे तो कर्ता ने, मैंने क्या बोला आपके लिए? कर्ता ने, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर पे हम लोग स्विच कर चुके हैं। धीरे धीरे प्रश्नों को हम लोगों ने समझा है, आशा है कि आप लोग भी समझ गए होंगे। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद है, कौन सा कारक है? कर कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण? अब कुछ लोगों को लगेगा कि हरिमोहन ने अपनी बहन को, तो कर्ता ने कर्म को, नहीं भैया गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज किसी को दी जाए, क्या हुआ जाए? जब भी कोई चीज किसी को दी जाए तो ध्यान रखिएगा
वहां पे सदैव संप्रदान कारक होता है। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, जब भी कोई चीज किसी क्या की जाए, दी जाती है तो संप्रदान कारक होता है। राजा ने गरीबों को कंबल दिए, संप्रदान कारक है। ठीक है, लोगों ने भंडारे में प्रसाद दिया, संप्रदान कारक है। ठीक है, वैसे ही हरि ने मोहन को पुस्तक दी, यानी संप्रदान कारक है। जब भी कोई वस्तु किसी को आप देंगे, संप्रदान कारक टिक करिएगा, कर्म कारक टिक मत करिएगा। अगला है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो बेटा ये होता है आपका पुल्लिंग। कुछ ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग है, लेकिन ज्यादातर आपके पुल्लिंग में आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। ये मैंने आपको बता रखा है, चाहे आप अच्छा अच्छी लगा लीजिए, चाहे आप साला साली लगा लीजिए, चाहे आप वाक्य में उसको प्रयोग कर लीजिए, आपको स्त्रीलिंग पता चल जाएगा। अब देखिए, मैं अच्छा अच्छी लगा के आपको बताता हूं। अच्छा जवाब पुल्लिंग हो गया, अच्छा गुलाब पुल्लिंग हो गया, अच्छा हिसाब किया तुमने पुल्लिंग हो गया, अच्छी शराब पी तुमने, कैसी शराब पी? अच्छी शराब पी। अच्छा शराब नहीं होता है ना, तो आपका स्त्रीलिंग हो गया। आप दूसरे तरीके से सुनना चाहें तो ऐसा सुनिए, उसका जवाब आया, आया पुल्लिंग हो गया, गुलाब खिला पुल्लिंग हो गया, हिसाब किया पुल्लिंग हो गया, शराब पी, पिया नहीं शराब पी, स्त्रीलिंग हो गया। तरीका समझ गए ना एकदम? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप टिक कर लीजिएगा। आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप पहचानने से बिल्कुल नहीं डरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के उस उपरांत को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है? अच्छा, उसके कार्य व्यापार के समय, देखिए वर्ड ध्यान रखिएगा, समय, पूर्णता और अपूर्णता। तो समय किसमें चलता है? समय चलता है बेटा आपके काल में। कौन सा समय? जैसे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? टेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या सर्वनामिक? तो इसमें गुण बताया जा रहा है, कैसी लड़की है बच्चा? सुंदर लड़की है, इसीलिए इसमें गुणवाचक विशेषण आपका बनेगा। नेक्स्ट है, अधोलिखित वर्तनी दृष्टि से एक अशुद्ध शब्द है, उसे पहचानना है। अच्छा भैया, अंतर्धान है क्या, अनुग्रहित है, अधीन है या अध्यात्म है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा अध्यात्म। कैसे लिखा जाता है बेटा? अध्यात्म होता है, आध्यात्म नहीं होता है। ये चीज ध्यान के, बाकी सभी अपनी जगह पे बिल्कुल सही लिखे हैं, यानी 46 में भी सी ऑप्शन आपका गलत था। नेक्स्ट है, कन्नड़ का संबंध किस परिवार से है? आर्य, द्रविड़, देव या भारोपी? तो कन्नड़ जो है, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, आपका तेलुगु हो गया, है ना, ये सब भाषा आपके द्रविड़ परिवार यानी दक्षिण भारत की भाषाओं के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेते हैं 48 नंबर। निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन संस्कृत, शौरसेनी, लौकिक या पश्चिमी हिंदी? तो सबसे पहले बेटा आती है आपकी प्राचीन। ठीक है, प्राचीन के बाद आएगी लौकिक, लौकिक के बाद आएगी आपकी शौरसेन, शौरसेन के बाद आएगी आपकी पश्चिमी, यानी ए सी बी और डी, ए सी बी डी ऑप्शन नंबर ए में ही आपका यहाँ पे दे रखा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। जो हिंदी का आप वो पढ़ते हो विकास, उसमें आपको पूरे पढ़ने को मिलता है, वो चैप्टर आपका जल्दी से जल्दी कंप्लीट जरूर कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोनों। क्यों? क्योंकि ऐसा ही एक क्वेश्चन आपका याद होगा अमेंडमेंट केस से पूछा गया था, जिसका अर्थ होता था संशोधन, 2018 वीडियो में। तो उसी तरीके से मैंने बोला आपको प्रैक्टिस से डिजाइन किया गया, इसीलिए आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। मास कंजम्पशन शब्द का हिंदी पर्याय क्या है? भार प्रयोग, जनसंचार, व्यापक उपयोग या व्यापक प्रतिरक्षण? तो कंजम्पशन मतलब होता है उपयोग आपका, ठीक है, और मास मतलब बहुत ही व्यापक तरीके से, यानी ऑप्शन सी जो है इसका हिंदी में रूपांतरण हो जाएगा। भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। आई वॉज ओवरजॉयड, यानी मेरा दिल बाग बाग हो गया, यानी मैं खुशी से बहुत ज्यादा फूल गया। ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने अपने 50 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने आपको बता चुका है, वीडियो का पूरा सेट आपके लिए मैं लाया हूं। इस वीडियो में लोगों ने हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। इसी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के जीएस के वीडियो, जीएस के जितना भी सोल्यूशन है आपके लिए मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग अपना तैयारी जारी रखिएगा, ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।